हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और फर्स्ट चैप्टर हमने आपका कंप्लीट कर लिया और सेकंड चैप्टर का बेसिक स्टार्ट कर दिया हमने प्रीवियस लेक्चर से। और आज बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे समुच्चय का व्युत्पन्न एवं संवरक समुच्चय। स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय का व्युत्पन्न एवं संवरक समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट आपके माइंड में एक बात ये आनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले रहे हो। नंबर एक, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि इसके अंदर कुछ जो वर्ड आएंगे वो प्रीवियस क्लासेज में जो आपने पढ़ा है उनसे मिलते हुए वर्ड लगेंगे आपको। अब मिलते हुए वर्ड लगेंगे तो बच्चों कन्फ्यूजन होना जायज़ है, लेकिन आपको ये खास कर याद रखना, आप जो भी पॉइंट ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी अर्जेंट प्लेन जो हो रहा है उसके अंदर आप पॉइंट ले रहे हो, तो वो जो पॉइंट होगा वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो यानी यहाँ पे जो हम सेट ले रहे हैं वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक सेट है। ठीक है, आप स्टूडेंट जो सेट ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कोई सेट होगा। तो इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास एक सेट है आइटा अपॉन 1, आइटा अपॉन 2, आइटा अपॉन 3, आइटा अपॉन 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे चल रहा है। ठीक है, बस समझ आ गई इतनी। और अब आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इस सेट में आगे की ओर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस सेट में आगे की ओर जाऊंगा मुझे क्या प्राप्त होगा। जैसे जैसे मैं इस सेट में आगे की ओर जाऊंगा मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि मुझे तो आगे बढ़ने पर लास्ट में 0 मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू लगातार बढ़ रही है और बढ़ने का मतलब वो इन्फिनिटी की ओर जा रही है। इन्फिनिटी की ओर जाते ही वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसके जो लिमिट पॉइंट होगा वो इसका क्या होगा, 0। और इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है, इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो आपका क्या बोला जाता है, इसका व्युत्पन्न समुच्चय। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, व्युत्पन्न समुच्चय। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है। ये व्युत्पन्न समुच्चय क्या हो गया, एक ऐसा समुच्चय यानी जब आपको कोई सेट दे दिया जाए और सेट के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। याद रखना स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही जो एलिमेंट है वो कोई भी सेट हो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही माने जाएंगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न समुच्चय क्या होगा कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है जिसका लिमिट पॉइंट, अब बच्चों लिमिट पॉइंट क्या होता है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बताई है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके प्रत्येक नेबरहुड में उस सेट का मिनिमम एक पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जैसे बच्चों आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू ये बात बता देता हूँ। मान लीजिए आपका एक बार सिर्फ कॉम्प्लेक्स यानी अर्जेंट प्लेन है। ठीक है, अर्जेंट तल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई सेट है, मान लो कोई भी मैंने सेट ले लिया, सेट के अंदर कोई ना कोई पॉइंट होंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये मान लीजिए L है और ये सिर्फ ये L प्लस एप्सिलॉन है और ये L माइनस एप्सिलॉन है। तो L माइनस एप्सिलॉन से लेकर L प्लस एप्सिलॉन के बीच की जो वैल्यू है वो इसका L का क्या कहलाएगी, नेबरहुड। यानी एप्सिलॉन बच्चों आप पता है आप सभी को, हम एप्सिलॉन को क्या लेते हैं, लगभग एक नेग्लेक्टेबल वैल्यू लेते हैं जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यू लोगे इसके नेबरहुड में जब केस में जब आप आओगे स्टूडेंट तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये नेबरहुड बना लिया। अब मान लीजिए मैं सेट ले रहा हूँ, इसका एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, फिर मान लो यहाँ आ गया, अलग अलग ऐसे। यदि मान लो मैं इस सेट के पॉइंट ले रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं,
ये बस थोड़ा सा इन पॉइंट के ऊपर आप गौर कीजिए, यानी और इस तरीके से इसके पॉइंट आते रहेंगे, ऊपर नीचे कहीं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो कि L का जो नेबरहुड है उसके अंदर इस सेट के कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं, इन्फिनिटी पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी एप्सिलॉन की स्टूडेंट जब मैं अलग अलग वैल्यू लूँगा, देखो एप्सिलॉन नेगलेक्टेबल वैल्यू होती है 0, लेकिन जितना जितना भाई मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले सकता हूँ। याद रखना स्टूडेंट, एप्सिलॉन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो अलग अलग केस में, कई केस में एप्सिलॉन को 1/2 भी लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ के आगे 1 करोड़ के आगे एक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानते हम। वैसे खाली एक हो तो वैल्यू है, लेकिन किसी वस्तु की कीमत 1 करोड़ हो, 1 रुपये हो, तो वहाँ पे एक को बोलता ही नहीं है कोई, इसलिए 1 करोड़ ही बोला जाता है, क्योंकि वो नेगलेक्टेबल है। और वैसे एक है वो नेगलेक्टेबल नहीं होता। तो एप्सिलॉन एक ऐसी वैल्यू है जिसको मेन केस के अकॉर्डिंग नेगलेक्ट किया जा सके, वो नहीं है कि भाई एकदम ही नेगलेक्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि इसके अनंत बिंदु यानी इन्फिनिटी पॉइंट यदि इसके नेबरहुड में आते हैं तो L जो है वो इसका क्या बोला जाएगा, सीमा बिंदु अर्थात लिमिट पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, अब यही इसी केस के अंदर मैं आपको लिमिट पॉइंट और कवर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के भाई ये n तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए स्टूडेंट की 1 लाख के बाद, नीचे वाली वैल्यू के बाद ये हमें जैसे आइटा तो है, ये देगा 0.00001 आइटा। तो ये अगर मैं नेगलेक्टेबल मानता हूँ, यदि मैं 0 मानता हूँ, तो अब देखिए 1 लाख के बाद क्या संख्या खत्म हो जाती है, 1 लाख के बाद क्या संख्या खत्म हो जाती है क्या? तो जवाब क्या होगा, संख्या तो खत्म है नहीं होती, ये वो तो आगे बढ़ती रहती है। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से बताइए मैं कितनी और संख्याएं हैं वो अप्रोक्सीमेट 0 के पास आएगी। तो अब 1 लाख के बाद यदि मैं कितने भी आगे बढ़ जाऊँ, 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी जाऊँ, तो वो स्टूडेंट वो जितने भी नंबर आएंगे वो अप्रोक्सीमेट क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। यानी 0 के पास इसके इन्फिनिट पॉइंट आ गए या नहीं आगे, आगे ना। तो इस वजह से जो 0 है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। बच्चों हम 1/∞ को 0 लिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता। हाँ वो लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना कम क्वालिटी होती है कि उसको 0 माना जा सकता है। ठीक है, क्लियरली तो 0 नहीं होता। ऐसे 0.0000001 हो वो क्लियरली 0 नहीं है। हाँ कुछ केस में उसकी वैल्यू होगी। कई जगह बच्चों कोई चीज़ होती है जिसकी वैल्यू नेगलेक्टेबल होती है, किसी जगह उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन यहाँ पे नेगलेक्टेबल किसे किया जाता है। किसी क्वेश्चन में 1 को नेगलेक्ट कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी क्वेश्चन में 100 को 100 को नेगलेक्ट कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1/∞ भी 0 होगा, 100/∞ भी 0 होगा। 0 की ओर टेंड करेंगे दोनों, एग्जैक्ट 0 की ओर टेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी के केस में 1 भी नेगलेक्टेबल है और इन्फिनिटी के केस में 100 भी नेगलेक्टेबल है। यदि 1000/∞ हो, 1000/∞ हो, उस केस में भी वो टेंड टू 0 ही लिखा जाएगा। आई बात स्टूडेंट समझ में? क्योंकि इन्फिनिटी के केस में 1000 नेगलेक्टेबल है और खाली 1000 है तो वो नेगलेक्टेबल नहीं है। तो एप्सिलॉन का बेसिकली मीनिंग समझ आ रहा है? एप्सिलॉन ऐसी वैल्यू है जो क्लियरली नेगलेक्टेबल नहीं है। जो क्वेश्चन है उसके केस के अंदर क्वेश्चन की वैल्यूज के उन जो सवाल में आपको मान दिए गए हैं उनके आगे नगण्य है वो। तो ऐसा कैसे है? आप कहोगे सर माइनस एप्सिलॉन क्यों लिया, ये तो ऊपर है। तो बच्चों को जरूरत होना है, यदि इसके आगे माइनस हो तो वो बढ़ता हुआ भी आ सकता है। तो इस तरीके का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। उसका लिमिट पॉइंट बच्चों आपको ज्ञात करना आना चाहिए। और लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट वो आपने लास्ट ईयर बीएससी सेकंड ईयर के अभिसरण सिद्धांत के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। हो सकता था याद नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ये पूरी बातें बता दी विद डायग्राम के साथ। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो थे स्टूडेंट। और चलो और मैं पूछता हूँ भी लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर करती है। मुझे लगा कि प्रीवियस लेक्चर में ये हमने सिर्फ लिमिट पॉइंट पढ़ा, लेकिन हो सकता है कई बच्चों का डाउट रही कि लिमिट पॉइंट का केस ऐसे कैसे। तो स्टूडेंट देखो मैं एक सेट लेता हूँ आइटा की पावर n, ठीक है। ये एक फलन मान लिया मैंने और ये फलन है नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो अब आप n की डिफरेंट वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी।
तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपका जो लिमिट पॉइंट होगा वो कुछ ये होगा, इसके लिमिट पॉइंट कितने होंगे, ये 4 होंगे। इसके लिमिट पॉइंट कितने, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, एक बार आइटा के, अब जो आप सब जानते हो आइटा की पावर 1 आइटा होता है, आइटा स्क्वायर -1 आइटा क्यूब माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 1, फिर 5 6 7 8 वही चलेगा, 9 10 11 12 फिर वही बातें आएंगी, आइटा -1 माइनस आइटा +1। तो इस तरीके से जब मैं इनको इन्फिनिटी को टेंड करूँगा तो क्या फिक्स बता सकते हो कि आप कहाँ जाएगा, वो 1 -1 आइटा माइनस आइटा इन चारों के ऊपर जा सकता है। तो इस केस में इसके लिमिट पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4। आई बात समझ में। तो बच्चों ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है, जो आपने बेसिक फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी के अंदर कई बार यूज किया होगा क्वेश्चंस को समझने में। तो इसको एग्जांपल को देने का यही रीज़न था कि आपको एक बात समझ आ जाए कि एक सेट का लिमिट पॉइंट 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आप ये सोचने लग जाओ भाई मैंने ये जो एग्जांपल दिया था ये मान लो लगातार कम होता है तो मैं नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो मैंने 0 मान लिया। लेकिन स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट 1 ही हो, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्या पता कोई केस ऐसा बन जाए ज़्यादा भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन इन्फिनिटी है, साइन इन्फिनिटी का लिमिट पॉइंट आप नहीं बता सकते हो, आप सीधा ये कहोगे -1 to 1 कि साइन इन्फिनिटी कहाँ किसकी हो जाएगा, क्या पता, कि वो तो -1 से +1 के बीच घूमता रहता है। भाई 0 to पाई नीचे आया, भाई 0 to पाई क्या होगा, ऐसे फिर ऐसे घूमता रहेगा, तो साइन इन्फिनिटी की तो वैल्यू आप बता ही नहीं सकते, तो इसका लिमिट पॉइंट तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी के 1 हो सकता है, किसी का 2, किसी का 4। और स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है लिमिट पॉइंट उस सेट का एक एलिमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि होगा। कि लिमिट पॉइंट कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि इधर जाऊँ तो मैं दीवार तक जा सकता हूँ, दीवार के अंदर नहीं जा सकता हूँ। मेरा लिमिट पॉइंट दीवार है, ये जो बोल आपकी ये दीवार ही तो मेरा लिमिट पॉइंट होगी इस डायरेक्शन में। भाई मैं यहाँ तक जा सकता हूँ इसके पास, अब मुझे कितने जोर लगा लूँ, मैं रहूँगा तो यहीं तक है, कोई दीवार को पार करके थोड़ी ना निकल जाऊँगा। तो लिमिट पॉइंट के केस में स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा ये आपको चर्चा याद रखनी है। ठीक है, और यदि किसी सेट के लिमिट पॉइंट को लेकर उनका हम एक नया सेट बना लें, यदि किसी सेट के लिमिट पॉइंट को लेकर मैं एक नया सेट बना लूँ, तो वो जो सेट हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न समुच्चय। उसको किससे दर्शाया जाता है, S डैश से। बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है बच्चों, बात समझ आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट देखो, ये सेकंड चैप्टर सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो चर्चा है वो सारी की सारी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर रहेगी। क्योंकि बेसिक का मतलब कहीं बीच में नाम आ गया लिमिट पॉइंट, तो बेसिकली फंडा तो पता होना चाहिए ना उसको कि यूज़ किस तरीके से करते हैं। समरेख समुच्चय नाम आ जाएगा और कोई नाम आ जाएगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न समुच्चय पता चल गया। अब कोई केस आ गया कि आगे किसी सेट का व्युत्पन्न समुच्चय, जैसे मान लो 4th चैप्टर कर रहे हो आप, उसमें व्युत्पन्न समुच्चय नाम आ गया स्टूडेंट आपके आगे, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। व्युत्पन्न समुच्चय जो है सिंपल सा केस है कि कोई भी सेट हो, यदि आप उसके लिमिट पॉइंट को लेकर एक नया सेट बनाते हो, तो वो जो नया सेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका व्युत्पन्न समुच्चय। उसको आप किससे डिनोट करते हो, S डैश से। अब यदि स्टूडेंट मैं S और S डैश का क्या कर दूं, यूनियन। अब यदि मैं S और S डैश का स्टूडेंट क्या कर दूं, यूनियन कर दूं, तो मेरे पास एक नया सेट जनरेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वो नया सेट क्या हो जाएगा, 0 आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा। तो बस यदि किसी सेट का उसके व्युत्पन्न के साथ यूनियन किया जाए, यदि किसी सेट का उसके व्युत्पन्न के साथ यूनियन किया जाए, तब जो नया सेट बनेगा उसको मैं S बार से दर्शाऊंगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका संवृक समुच्चय। देख लीजिए स्टूडेंट, डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई।
यदि बात समझ आ चुकी है तो आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट है तो देख लो एक बार आराम से। कोई डाउट है? कोई डाउट हो गया तो सॉरी, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों जो नेक्स्ट 3 छोटे छोटे वर्ड हैं वो आपको नॉर्मली आराम से बेसिकली मीनिंग समझना है उनका। डेफिनेशन तो सिंपल है स्टूडेंट उनकी, लेकिन उनका जो बेसिकली मीनिंग है यदि आप वो समझ जाते हो तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 टॉपिक हम कर रहे हैं अब। भी कोई सेट हो उसका आंतरिक बिंदु, बाह्य बिंदु, सॉरी पहले परिसीमा बिंदु, और जो थर्ड है वो आपका बाह्य बिंदु। बच्चों इनके केस में आपको लिखने का काम कम है, समझने का काम ज़्यादा होगा। ठीक है, बेसिकली इनके अर्थ को समझने, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता भी आगे जब हम चैप्टर करें तो उससे बेसिक से रिलेटेड कोई दिक्कत रहे। ठीक है, इसलिए पहले बेसिक जो कंसेप्ट है उसको तो क्लियर कर ही लीजिए एक बार। ठीक है, आंतरिक बिंदु क्या होता है? सिंपल भाषा में जो अंदर कोई सेट है उसके अंदर यदि कोई बिंदु है तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? आंतरिक बिंदु कहोगे। लेकिन ये मैथमेटिकली डेफिनेशन तो अच्छी नहीं लगेगी ना। यदि मान लो जो के अंदर आता है वो अंदर आंतरिक हो गया, जो सीमा पर आता है वो परिसीमा हो गया, बाहर वो बाह्य बिंदु हो गया। लेकिन जितना कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा है यदि उसके ऊपर बेस्ड करके देनी हो, जैसे लिमिट पॉइंट पढ़ा आपने, नेबरहुड पढ़ा है, तो वो सब बातें तो स्टूडेंट पहले मैं बताता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल ले लिया हमने। फिलहाल ये ओपन इंटरवल के केस में आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक क्लियर। अब मान लीजिए इसका आंतरिक बिंदु मैंने 9 लिया, तो 9 से का जो नेबरहुड है, 9 का जो बच्चों नेबरहुड होगा वो होगा 8.99999 के केस में चलेगा। तो कितने 9 लगा दो, 8.99 के बाद कितने 1 लगा दो, वो इसका नेबरहुड होगा। और 9.0001 फिर और 0 बढ़ा के ऐसे कर दो, वो तो क्या वो सारे पॉइंट इसके अंदर है या नहीं? सिर्फ इतना, क्या वो सारे पॉइंट इसके अंदर है या नहीं होंगे? मतलब इसके बाद मैं कोई भी डिजिट लिखूं वो सब इसके नेबरहुड के अंदर काउंट हो रही है? नहीं कि बहुत है। 9.001 के बाद यदि मैं कोई भी डिजिट लिखूं, कितनी भी 1 2 आगे कितने चलता है, जैसे 1 पे ख़त्म कर दूं आगे, वो मान लो यदि मैं ये मानता हूँ इसके नेबरहुड में है, तो मेरा जो मतलब है कि कहने का अर्थ है कि ये पॉइंट इस तरीके के इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना। बस समझ आएगी? तो ये इसका आंतरिक बिंदु है। तो जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, कि यदि किसी सेट में किसी पॉइंट का जो नेबरहुड है वो उसका सबसेट बन जाए, यानी उस तो वो उसका क्या कहलाएगा? आंतरिक बिंदु। फॉर जैसे जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई जेड नोट है, किसी सेट एस का आंतरिक बिंदु होगा यदि नेबरहुड ऑफ जेड नोट, इसके नीचे बच्चों डेल क्या दर्शा रहा है वो मैं बताऊंगा, इस सबसेट ऑफ एस हो तो जेड इस नोट होगा वो इसका आंतरिक डेल। जो अगर आपको याद हो प्रतिवेश में बताया था मैंने डेल का जिक्र किया था या नहीं? डेल वो डिस्टेंस मान लो जो जेड नोट से हम लेकर बिंदु ज्ञात किए हैं, तो वो सारे बिंदु जो जेड से डेल या उससे कम डिस्टेंस पे हैं वो सब उसके नेबरहुड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यदि जेड के नेबरहुड को लेकर मैं एक सेट बनाऊं और वो सारे यदि एस के सबसेट हो जाएं तो क्या हो जाएगा? वो इसका सीमा बिंदु। क्लियर हो गया?
सॉरी आंतरिक बिंदु। बात समझ आ गई होगी कि आंतरिक बिंदु क्या होता है। क्लियर हुआ बच्चों? इतना आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है परिसीमा बिंदु की। तो परिसीमा बिंदु क्या होगा उसके ऊपर आपकी चर्चा देखिए। आंतरिक बिंदु समझ आया होगा? देखने में जो सिंपल सी बात है, लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन को, इसके बेसिकली अर्थ को समझना है। सीधा ये नहीं कि जो अंदर आ गया वो आंतरिक हो गया, जो सीमा पर आ गया वो परिसीमा हो गया, जो बाहर है वो बाह्य हो गया। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ ये अपनी लोकल भाषा लैंग्वेज में हम समझने का अर्थ जरूर ले सकते हैं। अभी जो अंदर है वो आंतरिक होता है तो सब जानते हैं। इंटरनल यानी आंतरिक यानी अंदर, एक्सटर्नल बाहर है। लेकिन उसको मैथमेटिकली जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ अटैचमेंट उसका रिप्रेजेंटेशन उसके फॉर्म में करना है। यानी जो हमने नेबरहुड पढ़ा या सबसेट जो हम जानते हैं उसके आधार पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, कोई भी पॉइंट जेड नोट किसी सेट का एस का आंतरिक बिंदु कहलाएगा यदि जेड का नेबरहुड उस सेट का सबसेट हो। यानी जेड के नेबरहुड के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब एस के अंदर विद्यमान है। क्यों होंगे, किस तरीके से? परिसीमा बिंदु क्या होगा वो देखिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया तो बच्चों 10 का जो मैं नेबरहुड लूँगा, 10 माइनस डेल 10 प्लस डेल, उसके अंदर इस सेट के इधर वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। लेकिन क्या जो 10 के बाद के इधर वाले हैं वो इसके अंदर आएंगे क्या? ये सोचिए। जो कह रहा हूँ स्टूडेंट वो आराम से समझिए। रिपीट कर रहा हूँ भाई, मैंने 10 का नेबरहुड लिया, ठीक है? तो इस सेट के इस तरफ का कोई ना कोई पॉइंट इसके नेबरहुड में जरूर एग्जिस्ट करेगा ना। ये सुनो, यदि मान लो मैं डेल की वैल्यू 0.01 लूँ या 0.001 लूँ, 0.0001 लूँ, इस तरीके से मान लो मैं अगर 4 वैल्यू लेकर और कितनी भी ले सकता हूँ, मैं यदि जेड के नेबरहुड बनाऊँ तो उसके जेड के प्रत्येक नेबरहुड में एस का मिनिमम 1 पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा, इधर वाला। क्लियर है? लेकिन क्या जेड नोट का, सॉरी ये जो 10 है उसका जो कंप्लीट नेबरहुड है वो एस के अंदर आ रहा है क्या? क्या जेड का कंप्लीट नेबरहुड एस के अंदर आ रहा है क्या? तो जवाब होगा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि 10 से कम, 10 भी शामिल नहीं है। चलो क्लोज ब्रैकेट होता तो मैं 10 को भी शामिल कर लेता, ठीक है? लेकिन जो 10 प्लस डेल है जिसमें से ये वैल्यू ऐड कर दो वो तो इस सेट से बाहर हो गई। तो यदि ऐसा केस बन जाए, बच्चों ये मैंने संख्याओं को लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिया क्योंकि आपकी समझ आ जाएगा इससे, ठीक है? तो समझाने के लिए इनको लिया है। तो यदि एस है, ठीक है, यदि उसका मिनिमम 1 पॉइंट, कोई पॉइंट है एक्स या Z1 ले लो, नेबरहुड ऑफ जेड नोट के अंदर कोई ना कोई पॉइंट पक्का आता है। लेकिन ये बात लागू ना हो, इसके नेबरहुड में आने का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि भी जो जेड है वो इसी का ही एलिमेंट के आसपास होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा यदि ना हो तो उस कंडीशन में जो जेड नोट है वो इसका क्या हो जाएगा? परिसीमा बिंदु, ठीक है? क्यों होगा वो मैंने आपको संख्यात्मक रूप से बता दिया। क्लियर है? यानी इसका कोई ना कोई पॉइंट यदि जेड के नेबरहुड में आ रहे हैं लेकिन जेड नोट का नेबरहुड कंप्लीट एस में ना आए तो उस कंडीशन में वो उसका परिसीमा बिंदु रहेगा, ठीक है? लास्ट डेफिनेशन, बाह्य बिंदु क्या होता है? तो बाह्य बिंदु वो बिंदु जो न तो आंतरिक है न परिसीमा पर है, तो वो क्या हो जाएगा? बाह्य बिंदु, ठीक है? यानी ना तो उसके अंदर एस का कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उसके नेबरहुड में, ठीक है, ना ही उसके नेबरहुड का कोई भी पॉइंट एस में एग्जिस्ट करेगा। यदि ऐसा केस बन जाए यानी एस का कोई भी पॉइंट उसके किसी के नेबरहुड में ना आए
और किसी नेबरहुड का कोई पॉइंट एस में ना, यानी कोई लेना देना ही ना हो, यानी नेबरहुड ऑफ जेड नोट इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 5 हो जाए, उस कंडीशन में जो जेड नोट है वो इसका क्या कहलाएगा, बाह्य बिंदु। तो इसका केस मैं लिख देता हूँ कि नेबरहुड ऑफ जेड नोट इंटरसेक्शन एस इक्वल टू क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो वो इसका क्या कहलाएगा, बाह्य बिंदु। फिर बच्चों एक नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन आती है आपकी परिबद्ध समुच्चय यानी बाउंडेड सेट। परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, अब उसके ऊपर चर्चा। वैसे तो बच्चों परिबद्ध का बेसिकली अर्थ आप सब जानते हो क्या होता है, परिबद्ध का बेसिकली अर्थ क्या जानते हो, बंधना। भाई जहाँ से ऊपर ना जा सके, जहाँ से नीचे ना जा सके, तो इसी के लिए मैं बेस्ट यही एग्जांपल मानूंगा यहाँ पे। फॉर ऑल जेड बिलोंग एस, ये बोला जा सके कि मोड ऑफ जेड इज लेस इक्वल के, मोड ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस इक्वल के, तो उस केस में स्टूडेंट आपका जो सेट है वो क्या होगा, बाउंडेड अर्थात परिबद्ध होगा। तो जैसे इस सेट के लिए मैं ये बोल सकता हूँ मोड ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन 2। परिबद्ध यानी बच्चों एक तरीके से बंधना हो गया, भाई उससे पार ना जा सके, वो एक तरीके से बाउंडेडनेस हो गई ना। जैसे से यहाँ पर मैं अब कोई भी नंबर लूँ इस तरीके का, उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, मैं कभी 2 तक ही नहीं पहुँच पाऊँगा, पार जाना तो दूर की बात है। तो स्टूडेंट इस तरीके का जो केस होगा वो क्या होगा, आपका बाउंडेड सेट। यानी जिस सेट के लिए बोला जा सके उसके सेट के जो एलिमेंट है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, लेस देन किसी पॉइंट से। ठीक है, इतने बच्चों बेसिक बात समझ आ गई होगी जो बताया बच्चों। देखो देखने में ये सिंपल सी डेफिनेशन है, एक एक लाइनों की है, लेकिन उनका अगर बेसिक अर्थ समझो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें उनके बेसिक अर्थ को लेके चलना है, सीधा नहीं लेके चलना है, क्योंकि उसके ऊपर जो सवाल बेस्ड आएंगे वो बेसिक अर्थ दिमाग में होगा तभी सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, वैसे तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन लोकस के जो क्वेश्चन किए और क्वेश्चन किए उनमें आपको पता चल गया होगा कितनी दिक्कत आती है। इसलिए एक एक चीज़ को बच्चों ध्यान से समझो, कोई डाउट आता है तो टाइम टू टाइम आप उनको हमारे साथ कवर करो। ठीक है, आगे बच्चों इसके अंदर और बातें हैं, कनेक्टेडनेस सेट है, संबद्ध समुच्चय है, या सीक्वेंस का अनुक्रम है, या जॉर्डन कर्व है, तो सब बातें आगे लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।